अकाउंट्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है अदर बुक्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर भी स्पेशल पर्पस बुक थी और इस चैप्टर का नाम भी स्पेशल पर्पस बुक है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने पर्टिकुलरली कौन सी बुक पढ़ी थी, सिर्फ एक ही तरह की बुक पढ़ी थी जिसका नाम था कैश बुक। लेकिन कैश बुक के अलावा और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा परचेज की ट्रांजैक्शन होना, सेल्स की ट्रांजैक्शन होना, परचेज रिटर्न करना, सेल्स रिटर्न करना। कैश बुक को छोड़कर बाकी की सारी बुक्स, ध्यान से सुनो, कैश बुक को छोड़कर बाकी की सारी बुक्स कहलाती हैं सब्सिडायरी बुक्स। कौन सी बुक्स कहलाती हैं? सब्सिडायरी बुक्स। और उनके लिए बनाया गया है ये वाला चैप्टर। सब्सिडायरी बुक्स के लिए हमारे पास ये वाला चैप्टर पर्टिकुलरली है। तो देखो सब्सिडायरी बुक्स में ज्यादा नहीं खोलनी, सिर्फ 4 बुक्स खोलनी है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। जो तरीका परचेज को खोलने का है बिल्कुल सेम तरीका सेल्स को खोलने का है, बिल्कुल सेम तरीका परचेज रिटर्न को खोलने का है, और बिल्कुल वही तरीका सेल्स रिटर्न को खोलने का है। कहने का मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें परचेज बुक को खोलना सिखा दूं तो तुम उसी के बेस पर सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये चैप्टर एक एडिशनल चैप्टर है। मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं कैश बुक वाले चैप्टर पर। अक्सर पेपर में जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें कैश बुक का क्वेश्चन गारंटीड मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैप्टर यूजलेस है या इससे आता नहीं है, आता है, लेकिन ये चैप्टर ऑप्शनल चैप्टर है, पेपर में जरूर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म में भी आता है, फाइनल टर्म में भी आता है। कैश बुक भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ये अदर बुक्स का चैप्टर है। लेकिन मेरी बात सुनो, कैश बुक एक कंपलसरी चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इसके क्वेश्चन को किस में डाल देते हैं? ऑप्शन में डाल देते हैं। क्यों? उसकी एक वजह है, ये चैप्टर कैश बुक के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा आसान है। वो भी आसान था, कैश बुक वाला भी आसान था, सिंगल कॉलम डबल कॉलम है ना, आसान था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेहनत करनी नहीं पड़ती, वहां पर तो फिर भी लॉजिक लगाना पड़ता है, यहां पर कुछ लॉजिक नहीं लगाना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, इसके क्वेश्चंस छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे। तो स्टार्ट करते हैं अदर बुक्स के लिए। हाँ, फॉर्मेट अलग आता है यहाँ पर। यहाँ का फॉर्मेट कैश बुक की तरह नहीं होता, कोई डेबिट नहीं होता, कोई क्रेडिट नहीं होता। अभी मैं फॉर्मेट बता दूंगा। तो देखो मैंने पहले बता दिया, 4 तरह की बुक्स तुम्हें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। एक तो है अपनी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो तुम देख सकते हो अपने चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हेडिंग डाला हुआ है परचेज बुक का, है ना। स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, तुम्हें एक बात मालूम है पहले से ही, मैं कभी भी अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं अपनी बुक के अंदर वो क्वेश्चन मिल जाएगा। चैप्टर खोल लो, अदर बुक्स। मुझे नहीं पता ये चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 11 है या चैप्टर नंबर 10 है या चैप्टर नंबर 12 है ना, जो भी ये चैप्टर, लेकिन मुझे इसका नाम मालूम है अदर बुक्स, है ना। तो फटाफट से ये चैप्टर अपनी टीएस गरेवाल के अंदर खोलो और मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, तुम्हें उस क्वेश्चन को पहचानना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा और तुम्हें क्वेश्चन पहचानने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जर्नल स्टोर। तो तुम नाम से पहचान लो मैंने क्या नाम बोला है, सुभाष जर्नल स्टोर। ठीक है, तो देखो इस नाम का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोली है? परचेज बुक खोलने के लिए। देखो एंट्रीज वगैरह बाद में देखेंगे, कैसे करते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन पहले फॉर्मेट तो बनाए कम से कम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चौड़ा फॉर्मेट बनाना, क्योंकि काफी सारी आइटम होती हैं लिखने के लिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, है ना। तुम लोग अपने रजिस्टर में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बनाना चाहो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बना सकते हो, है ना।
अगर चाहो तो। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है डेट। सबसे पहले कॉलम में क्या आती है? डेट। फिर आते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का एरिया थोड़ा सा बड़ा रखना क्योंकि यहां पर ज्यादा बातें लिखनी है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के लिए देखो कम से कम इतना तो रख ही दो, इतना है ना। पर्टिकुलर्स में थोड़ा सा ज्यादा एरिया। फिर आता है अपना इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का कोई काम नहीं होता, नाम के लिए दे रखा है। देखो बोर्ड पे देखो, ये होता है इनवॉइस नंबर। मैं बता दूंगा क्या होती है इनवॉइस नंबर। ऐसे लिखते हैं इनवॉइस नंबर को। मेरे पास कम जगह है इसलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा इनवॉइस नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। बोर्ड पे देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं IN। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने तुम्हें अलग से लिखकर दिखा दिया है कि तुम्हें कैसे लिखना है। तुम्हें लिखना है इनवॉइस नंबर, ऐसे लिखना है। लेकिन मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है? मैंने सिर्फ लिखा है I और N। I और N का मतलब है इनवॉइस नंबर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। और इनवॉइस नंबर की लाइन भी मैं बहुत ही पतली बनाऊंगा क्योंकि इसको तुम भी पतला बना सकते हो। इसके अंदर कुछ नहीं होता। जैसे अपना लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो होता है ना, वैसे ही ये होता है। इसके अंदर कुछ नहीं आता। लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो की तरह ये भी खाली पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ उसके बाद लिखो लेजर फोलियो। तुम्हें मालूम है लेजर फोलियो में फिर से कैसे बनाऊंगा? LF। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतने पतले पतले बना रहा हूं मैं, इनको भी रब कर दूंगा। मैं इनवॉइस नंबर को लेजर फोलियो को बना रहा हूं इसलिए ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं। ठीक है, लेकिन वैसे इसका कोई काम नहीं है, मैं भी रब कर दूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए, सजाना नहीं है। ठीक है, हाँ फिर आती है डिटेल। डिटेल को थोड़ा सा बड़ा बनाना। डिटेल असली चीज है, असली काम डिटेल के अंदर ही होता है। देखो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो हटा रहा हूं। मैंने इसलिए बनाया था इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं। तुम लोग मत हटाना, कभी तुम भी अपने फॉर्मेट के अंदर से काट दो। मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए और आइटम्स बहुत सारी हैं। सारी आइटम यहां पर आ नहीं पाएंगी, अभी बहुत सारे कॉलम बनेंगे इस फॉर्मेट के अंदर, और भी कई सारे कॉलम बनेंगे, कम से कम 5 कॉलम बनने वाले, 5-6। ठीक है, तो मुझे ये सब चीजें हटानी पड़ेगी, है ना। तो मैं ये हटा रहा हूं फिलहाल। तुम समझ गए होंगे मैं क्यों हटा रहा हूं, है ना। ये लो, देखो हाँ तुम लोगों ने इनवॉइस नंबर बना दिया है, लेजर फोलियो बना दिया है। लेजर फोलियो के बाद बनाओ, लेजर फोलियो के बाद आती है डिटेल्स। क्या आती है? डिटेल्स। हाँ डिटेल को थोड़ा सा बड़ा रखना, मतलब अमाउंट आ जाए इसके अंदर। सबसे ज्यादा अमाउंट आते हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक जगह होनी चाहिए इसके अंदर की अमाउंट आ पाए। अब देखो अगले में आती है कॉस्ट। लास्ट में क्या आती है? कॉस्ट आती है। ठीक है, फिर आते हैं टैक्स। जो जो टैक्स क्वेश्चन ने बोल रखे होंगे, जो जो टैक्स क्वेश्चन ने अगर बोल रखे हैं तो वो टैक्स डाल देना। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, IGST वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ लास्ट वाली एंट्री में है IGST, तो मैं बता दूंगा वहां पे, यानी कि हमें कॉलम खोलना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट के बाद दोनों तरह के टैक्स लगाने हैं। एक कॉलम बनाना है CGST का और एक कॉलम बनाना है SGST का और एक कॉलम बनाना है IGST का। IGST का तभी बनाया करो जब क्वेश्चन ने दे रखा हो। तो देखो इस क्वेश्चन की जो लास्ट एंट्री है ना उसके अंदर IGST है, इसलिए मुझे बनाना पड़ गया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर IGST नहीं होता तो मैं नहीं बनाता। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में दे रखा हो तो ही बनाना, वरना मत बनाना, है ना। वैसी दुनिया भर के कॉलम होते हैं इसके अंदर। अब एक लास्ट में एक कॉलम आता है सारे टैक्स लगाने के बाद, वो कॉलम होता है टोटल का। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, टोटल, है ना। टोटल मतलब इसके अंदर सब कुछ आने वाला है। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर लास्ट में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आखिरी वाला कॉलम,
ठीक है, एक टाइम को देखो डेट का कॉलम इतना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें टोटल का कॉलम प्रॉपर दिखाता हूं, है ना। कम से कम इतना तो दिख रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो तुम्हें टोटल का कॉलम दिखाई देना चाहिए था, मैंने रफली दिखा दिया ना। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। परचेज बुक खोलो, सेल्स बुक खोलो, परचेज रिटर्न बुक खोलो या सेल्स रिटर्न बुक खोलो, चारों के अंदर तुम्हें यही फॉर्मेट बनाना है। 2 या 3 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट दिमाग में चिपक जाएगा। देखो डिटेल आती है, डिटेल के बाद उसकी कॉस्ट आएगी, फिर उसके अंदर जितना CGST लगाया, जितना स्टेट GST लगाया और जितना IGST लगाया, और एंड में आता है उन सबका टोटल। बस देखो एंट्री बहुत सिंपल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने 2 कॉलम हटवा दिए हैं, इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो, क्योंकि उनका कोई काम नहीं था, उनका कोई काम नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। बुक तुम लोगों के पास होनी चाहिए। ईयर लिखा हुआ है, तुम्हें मालूम है मैं ईयर नहीं बोलने वाला। मान लो तुम्हारी बुक के अंदर ईयर लिखा हुआ है 2050, 2050, तो तुम्हें वो ईयर यहां पर डालना है। बोर्ड पे देखो, तुम्हें वो ईयर यहां पर डालना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बुक के अंदर ईयर लिखा हुआ है 2015, तो तुम्हें क्या डालना है 2015। ईयर लिखा हुआ है 2030, तो तुम्हें डालना है ईयर 2030 यहां पर। ठीक है, मैं नहीं डाल रहा, ना तो मैं बोल रहा जो तुम्हारी बुक के अंदर लिखा हुआ है और ना ही मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन मैंने बता दिया है वो ईयर तुम यहां पर लिख दो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसैक्शन। देखो डेट में प्रॉपर बोलूंगा, 1 मई। कौन से दिन करी गई है ट्रांसैक्शन? 1 मई को। देखो बोट फ्रॉम मैसर्स चुन्नी लाल ममराज, पता नहीं क्या नाम होते हैं आजकल ये। तो देखो हमने मैसर्स चुन्नी लाल से माल खरीदा है। अब देखते हैं क्या क्या खरीदा है हमने। देखो 100 बैग खरीदे हैं ITC वीट के। कितने बैग खरीद रखे हैं? 100 बैग्स ऑफ ITC वीट आटा। बताओ कंपनी का आटा है, और कितने रुपए पर बैग है? 530 रुपए पर बैग, मतलब एक बैग का 530 रुपए है। फिर देखो 50 बैग और खरीदे हैं चावल के, राइस बासमती, भाई कंपनी का खाते हैं तभी तो मोटे तगड़े हैं, और ये 500 रुपए का एक बैग है। और लो, और देखते हैं नीचे क्या है। अब है ट्रेड डिस्काउंट, और फिर बाद में है CGST और SGST। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तुम्हें बताएगा किससे खरीदा है, क्या खरीदा है, और कितना GST लगा है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो तुम्हें उसकी डेट डालनी है, जैसे कि मई 1। मैंने देखो M1 लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है मई 1 को। तुम्हें ऐसा नहीं करना कि अभी तुम भी M1 लिख दो, तुम्हें लिखना है मई 1। देखो डेट वगैरह तो तुम्हें मालूम ही है कैसे डालते हैं इधर, इसलिए मैंने डेट का कॉलम वीडियो में से हटा रखा है ना। इधर से ये प्रॉपर आ नहीं रहा होगा वीडियो में, कोई बात नहीं, बस तुम्हें देखकर लिख देना है मई 1। अब स्टार्ट करते हैं। देखो जिस बंदे से खरीदेंगे सबसे पहले उसका नाम आएगा, और जरूरी है पूरी कहानी लिखो, उसकी मुद्दे की बात लिखनी है। नाम क्या था? मैसर्स चुन्नी लाल मेमराज, है ना। तो बस इतना सही नाम लिखना, मैसर्स चुन्नी, बताओ कैसे कैसे नाम होते हैं, चुन्नी लाल, है ना। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया मैसर्स चुन्नी लाल, तुम्हें पूरा लिखना है। देखो मैसर्स चुन्नी लाल मैम राज दिल्ली, सब कुछ लिखना है। ध्यान से सुनना क्या लिखना है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने सिर्फ कितना सा लिखा है, मैसर्स चुन्नी लाल, है ना। तुम्हें लिखना है मैसर्स चुन्नी लाल ममराज दिल्ली। समझ में आ गई ना बात। सबसे पहले तो आ जाता है उसका नाम, अब आता है कि क्या क्या खरीदा। तो बोर्ड पे देखो 100 बैग खरीदे हैं। कितने बैग खरीदे हैं? 100 बैग। और ज्यादा डिटेल मत देना क्या क्या खरीदा, बस ये लिख दो 100 बैग खरीदे हैं। और कितने रुपए के हिसाब से खरीदे हैं? बताओ 530 रुपए के ना। अब बताओ जरा 100 बैग 530 रुपए के हिसाब से कितने के बन जाएंगे? 53,000 के बन जाएंगे ना, 53,000। भाई करा क्या? देखो इधर 100 बैग खरीदे थे और एक बैग का रेट कितना था? 530 रुपए। ये जो वर्ड लगा हुआ होता है ना एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ का मतलब होता है एक बैग की कीमत। क्वेश्चन ने हमें एक बैग की कीमत बताई थी, टोटल नहीं बताया था। टोटल तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। बताओ
100 बैग खरीदे और 530 रुपए का एक बैग है, तो टोटल तुम्हारा ये डिटेल में कितना आ जाएगा? 53,000। समझ में आ रहा है ना कैसा आएगा डिटेल में? उधर अभी कुछ नहीं करना, ना इधर करना कॉस्ट में, ना सीजीएसटी में करना, ना कहीं पर भी करना, कहीं पे भी कुछ नहीं करना, ठीक है। 53,000। अब देखो और क्या खरीदा था, 50 बैग खरीदे थे 500 रुपए के हिसाब से, है ना, चावल के। तो देखो 50 बैग खरीदे, और किसके खरीदे? चावल के। लेकिन कितने रुपए वाले हैं ये? 500 रुपए वाले। अब इसका बताओ जरा, 50 बैग का खर्चा 500 रुपए के हिसाब से, बताओ 25,000 बन गया ना। 5 5 से 25, यानी कि तुम्हारा ये बन गया 25,000। जल्दी से मुझे बताओ, हमने 100 बैग तो ऊपर खरीदे थे आटे के, और 50 बैग नीचे खरीदे चावल के, और दोनों का हमने खर्चा बना लिया। और तो कुछ नहीं खरीदा, 1 तारीख को हमने और कुछ नहीं खरीदा, नहीं खरीदा ना। कर दो टोटल, यहीं पे आएगा टोटल। देखो 53,000 और 25, तो तुम्हारा ये आएगा टोटल 78,000। समझ में आ गई ना बात? ये हमने खरीदा है। अब हमेशा ध्यान रखना, टैक्स वगैरह से पहले सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाता है। सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट काटा जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट काटा जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन ने बता रखा है कि कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। लिखो इधर, लेस 10% टीडी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया टीडी, तुम्हें शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में भी लिख सकते हो, पेपर में भी लिख सकते हो, है ना, टीडी लिख सकते हो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मुझे बताओ, अब मैं ट्रेड डिस्काउंट लगाने वाला हूं 10%। बताओ 53,000 का 10% लगाऊंगा, 25,000 का लगाऊंगा, या टोटल का लगाऊंगा? भाई टोटल का लगाएंगे डायरेक्ट। मुझे बताओ 53,000 का अलग निकालोगे, 25,000 का अलग निकालोगे, इतनी मेहनत क्यों भाई? सीधा 78,000 का निकालो ना। देखो इधर कैसे निकालते हैं, बोर्ड पे देखो, बड़ा आसान है। 78,000 का कितना परसेंट निकालना है? 10%। एक टेक्निक तो होती है बच्चों वाली, देखो 10 ऊपर लिखा, 100 नीचे लिखा, कैलकुलेट करोगे, मेहनत करोगे। एक टेक्निक होती है स्मार्ट वाली, ध्यान से देखो, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। जितना परसेंट निकालना होता है वो तो लिखते हैं ऊपर, और अपोन में आता है हमेशा 100, है ना। अगर 15% निकालना है तो 15 लिखेंगे ऊपर, और अपोन में आएगा 100। तो ये मेथड तो है बच्चों वाले। अब जरा 11th और 12th क्लास वाले मेथड सीखो। देखो कितना परसेंट निकालना है? 10%। कितना परसेंट निकालना है? 10% निकालना है। कितने से डिवाइड दे दोगे? 10 से। आ गया, बस हो गया काम। 10% निकालना है, कितने से डिवाइड दे दोगे? 10 से, बस। और तुम करके देख लो, नहीं तो यही आएगा, 7800 ही आएगा। अब ध्यान से सुनो, 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड दे दिया। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अगर कहता है 5%, मैं तुम्हें शॉर्टकट टेक्निक सिखा रहा हूं। अगर क्वेश्चन कहता है 5%, तो पहले 10% निकाल लो, और फिर उसका क्या कर दो? आधा कर दो। 5% आ गया, है ना। खैर बाकी की टेक्निक्स में क्लास में बताता रहा करूंगा साथ साथ, है ना। फिलहाल अभी 10% की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें 10% बता दिया। तो कितना डिस्काउंट लगेगा? 7800। बताओ लेस करके जल्दी से कितना आएगा? सारी कैलकुलेशन डिटेल में होती रहेंगी, इस बात का ध्यान रखना। एक एक कैलकुलेशन तुम्हें किस में करनी है? डिटेल के अंदर करनी है, डिटेल के बाहर नहीं करनी, ठीक है। एक एक कैलकुलेशन किसके अंदर करनी है? डिटेल के अंदर। बताओ 78,000 में से 7800 गए तो माइनस करके ही आएंगे तुम्हारे भाई 70,200। 70,200 रुपए का खर्चा तुम्हारा बैठ गया। 70,200 रुपए का खर्चा तुम्हारा बैठ गया। ध्यान से सुनना, ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद जो निकलती है ना, ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद जो निकलती है वो तुम्हारी कॉस्ट होती है। जब भी तुम कोई सामान खरीदते हो, खरीदने के बाद ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद जो चीज निकल के आएगी वो तुम्हारी क्या होगी? कॉस्ट। और उसको हाथों हाथ कॉस्ट के कॉलम में लिख देना, हाथों हाथ।
कभी भी देर मत करना इस काम में। देखो 70,200 रुपए की कॉस्ट आई है ना, बिल्कुल ठीक इसी के सामने 70,200 रुपए लिख दो कॉस्ट के कॉलम में, कॉस्ट के कॉलम में। टीचर भी खुश हो जाएगा। अच्छा ये कॉस्ट है, कहां से आई है? ये आई है। कैसे करके आई है? ये माइनस करके आई है। टीचर को इससे ज्यादा सुविधा कोई बच्चा नहीं दे सकता। किताबों के सॉल्यूशन में लिखा रहता है एंड में लिखो। मैं कभी भी बच्चों को एंड में नहीं लिखने को कहता हूं। मैं कहता हूं जैसी कॉस्ट आ जाए ना, ठीक उसी के सामने वो कॉस्ट लिख दो। कभी भी कोई टीचर मार्क्स नहीं काट सकता, खुश हो जाएगा कि उसकी कॉस्ट बिल्कुल सामने ही लिखी हुई है ना। अब बात करते हैं जीएसटी वगैरह, है ना। बताओ टैक्स माइनस नहीं होता है, टैक्स ऐड होता है। खर्चे माइनस नहीं होते, खर्चे जुड़ते हैं। अब बताओ दोनों जीएसटी है ना इस क्वेश्चन के अंदर, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। कोई बात नहीं, हम दोनों लगाएंगे। हम इस क्वेश्चन के अंदर दोनों तरह के जीएसटी लगाएंगे। हम क्या डरते हैं लगाने से? हम तो लगाने के लिए बैठे हैं। तो लिखो, पहले एक एक करके लगाना है, लेकिन लिखो ऐड। पहले लगा दो 6% सीजीएसटी, है ना। कुछ भी लगा सकते हो वैसे, जो क्वेश्चन ने पहले बोला है ना वो लगा देना। कोई इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। देखो 6% जीएसटी लगाना है। बोर्ड पे देखो अब जरा, जीएसटी लगता है कॉस्ट पर। कुछ बातें दिमाग में बिठा लो जिसकी वजह से पेपर में गलती हो सकती है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट किस पर लगाएं, जीएसटी किस पर लगाएं, सीजीएसटी किस पर लगाएं। सीजीएसटी और एसजीएसटी और कोई सा भी जीएसटी, कोई सा भी हमेशा किस पर लगेगा? कॉस्ट पर लगेगा। इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने कॉस्ट को पहले ही बाहर फेंक दिया। देखा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कॉस्ट कहां से आएगी। फटाफट से अपने कॉस्ट के कॉलम में देखो और ये रही तुम्हारी कॉस्ट, लगा दो जीएसटी। बताओ 6%। हाँ ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, मैं क्यों करूं कैलकुलेशन खामे का, हमारे पास तो कैलकुलेटर है। और फिर टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्ट तुम्हें देना है, पेपर तुम्हें देना है, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है ना। मैं तो कराने को करा दूं बोर्ड पर कैलकुलेशन, लेकिन मेरे कराने से कुछ नहीं होता। मुद्दे की बात है कि तुम कितना करते हो, ठीक है। तो देखो 70,200 का 6% तुम्हें निकालना आना चाहिए, है ना। 11th क्लास में हो तुम लोग। तो देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। 70,200 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय 100, 4,212। देखो मेरे हिसाब से आ रहा है 4,212 रुपए का जीएसटी, है ना। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है ना। हाथों हाथ दूसरा भी ऐड कर दो। बोर्ड पे देखो दूसरा जीएसटी भी तो है, कौन सा वाला है? सेंट्रल तो लगा दिया, स्टेट बचा हुआ है। लिखो ऐड 6% एसजीएसटी। बताओ भाई कितना है? देखो 6% निकालना है फिर से, और ये भी किस पे निकलेगा? कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है? 70,200। मैंने बताया था सेम आएगा भाई, 6% है अभी भी जीएसटी कैसा आएगा? सेम जितना पहले आया है। तो कितना आया था? 4,212। फिर से कितना आएगा? 4,212। दोनों जीएसटी को जोड़ दो 70,200 के अंदर। देखो कॉस्ट के अंदर सेंट्रल भी जुड़ेगा और कॉस्ट के अंदर स्टेट भी जुड़ेगा। हाँ तीनों को जो ऐड करके आएगा टोटल, देखो वट पे इधर देखो, ये सेंट्रल जीएसटी था ना, इसी के ठीक सामने सेंट्रल जीएसटी के कॉलम में लिखना मत भूलना। एक और देखो, ये स्टेट जीएसटी था ना, ठीक इसी के सामने स्टेट जीएसटी के कॉलम में लिखना मत भूलना। बात समझ में आ रही है ना कैसे कैसे करवा रहा हूं मैं क्या करवाता हूं, जैसी कॉस्ट आती है कॉस्ट के सामने लिख दो। सेंट्रल जीएसटी आता है, सेंट्रल जीएसटी के सामने लिख दो। स्टेट जीएसटी आता है, स्टेट जीएसटी के सामने लिख दो उसी के कॉलम में। अब बताओ टोटल आएगा एंड में 70,200 में 4,212 और 4,212 ऐड करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा भाई 78,624। इतने रुपए का टोटल अमाउंट आ रहा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन का। मुझे बताओ टोटल आ रहा है ना, टोटल के कॉलम में लिख दो। देखो इधर तुम लोगों को शायद वीडियो में प्रॉपर दिखे ना ये टोटल कॉलम, तो मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर रहा हूं। यहां पर है टोटल कॉलम, है ना।
तो देखो मैं उधर टोटल के कॉलम में कितना लिखूंगा, उधर मैं टोटल के कॉलम में वही लिखूंगा जो इधर टोटल आया है। जब भी टोटल आ जाए करे ना हर एक ट्रांजैक्शन का, एंड में उसके नीचे तुम्हें डबल लाइनें लगानी है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जो एंड में टोटल आएगा उस टोटल के नीचे कितनी लाइनें लगानी है, डबल लाइनें। ठीक है, तो कितना टोटल आया, 78,624। तो देखो 78,624, वहां पर डबल लाइन मत लगाना। डबल लाइन बस तुम्हें किस में लगानी होती है, डिटेल में। तो देखो उधर तुम्हारा टोटल सही से दिख नहीं रहा है, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूं, बोर्ड पे देखो। ये आया तुम्हारा 78,624। मैंने इसी टोटल को वहां पर लिखा है सामने, एक ट्रांजैक्शन हो गई बस। अब अपने क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मेट बना रखा है, एक लाइन छोड़नी है, अगली ट्रांजैक्शन करनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से अगली ट्रांजैक्शन करनी है। मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन होता है सामने, मेरे पास स्क्रीन में प्रॉपर हर एक क्वेश्चन का क्या खुला हुआ होता है, सॉल्यूशन। इसलिए मैं कैलकुलेशन देख देख कर वहां से फटाफट लिख देता हूं, लेकिन मैं इस बात को एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम ईमानदारी से उस कैलकुलेशन को अपने अपने हिसाब से घर पर या हाथों हाथ जरूर करोगे, बजाय इसके कि मैंने कर दिया तो तुमने उतार लिया। ठीक है, टेस्टिंग मेरी नहीं है, मैं तुम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझा सकता हूं, लॉजिक समझा सकता हूं, तरीका समझा सकता हूं। मैं तुम लोगों को ये नहीं समझा सकता कि ये कैसे कैलकुलेशन होकर आ रहे हैं ना। तो 11th क्लास में तुम्हें कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए, इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं तुमसे। ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो देख देख के फटाफट से उतार देता हूं, लेकिन मुद्दे की बात यह कि तुम कितना उतार कर उसे करोगे घर पे ढंग से। ठीक है, वरना उतारते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उतारने से कुछ नहीं होता है। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखो अगली डेट है मई 3, मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन है आसान, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है ना, फिर भी इजी है। देखो मई 3 डाल दो इधर, 3 मई है ना, 3 तारीख। देखो बोर्ड फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। तो देखो कनोडिया से हमने क्या खरीदा है, ऑयल, ऑयल वगैरह की दुकान है तो इसकी ऑयल ही खरीदा होगा, है ना, पानी तो खरीदेंगे नहीं इससे फिर हम, है ना। लिख दो इसका नाम। देखो एक तो इतने प्यारे प्यारे नाम आते हैं, बच्चों को पसंद आ जाते हैं। कनोडिया, कितना बढ़िया नाम है, कनोडिया। देखो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, मैसर्स कनोडिया, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तुम लोगों को अपने सॉल्यूशन में पूरा लिखना है, मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से नाम लिखना। अब देखते हैं इसने क्या क्या खरीदा है ना। देखो 40 टीन खरीदे, 1500 रुपए का एक टीन है, बोर्ड पे देखो 40 टीन खरीदे एट द रेट ऑफ 1500, है ना, 1500 रुपए का एक है। क्या करे भाई, महंगे आते हैं। बताओ जल्दी से कितना बन गया, 15 चौक के 60, 60,000 रुपए के टीन हो गए ना। देखो और भी खरीदा है, 20 टीन खरीदे वनस्पति के। तो देखो 20 टीन खरीदे इस बंदे ने, बहुत ही बढ़िया बंदा है भाई, कमाल का तेल खरीदता है। 900 रुपए वाले, इतना भी कमाल का नहीं है। तो 9 दूनी 18, 18,000 रुपए का माल इसने ये खरीद लिया। देखते हैं और भी कुछ खरीदा, बस अब इसने कुछ नहीं खरीदा, है ना, हवा निकल गई इसकी। चलो जी आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, सेंट्रल जीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है। ठीक है, वही पुराना काम है, लगा देंगे, डरते हैं क्या लगाने से। तुम एक बार बोलो, हम लगा कर दिखाते हैं। चलो एक एक करके लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं मालूम है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है हमें,
हमें किसी भी चीज में से सबसे पहले क्या निकालना होता है, ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम इसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि कितनी कॉस्ट बन रही है इसकी, है ना, कॉस्ट का पता चल जाए पहले, है ना। टोटल कर दो कितने रुपए का खरीदा, तो देखो कितने का खरीदा, 78,000 का, 78,000 रुपए का माल खरीदा। अब ट्रेड डिस्काउंट हटाएंगे, लिखो लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो 78,000 का 5%, मैं इधर निकाल के दिखा रहा हूं, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, हाँ 5 से मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके जो ट्रेड डिस्काउंट आएगा वो आएगा 3900, है ना। हाँ माइनस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट, जो अमाउंट बचता है वो होती है तुम्हारी कॉस्ट। दो बातें सीखनी है हमेशा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट तुम्हें मिलता है वो अमाउंट तुम्हारी क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। वो अमाउंट तुम्हारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट। तो देखते हैं माइनस करने के बाद बच कितना रहा है, मतलब कि कॉस्ट कितनी आ रही है। तो देखो माइनस करने के बाद जो कॉस्ट आ रही है वो है 74,100। और मैंने तुम्हें एक बात बताई कि जब भी कुछ आता रहे उधर लिखते रहो। कॉस्ट आ गई है ना, फटाफट से ठीक इसी के सामने कॉस्ट के कॉलम में लिखना जरूर, 74,100 रुपए, 74,100 रुपीज की कॉस्ट आ चुकी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉस्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब तुम्हें मालूम है जीएसटी लगाने हैं भाई, लिखो फिर ऐड, एक तो लगाना है 6% सीजीएसटी और एक लगाना है 6% एसजीएसटी। तो दोनों जीएसटी लगाएंगे एक एक करके भाई, तो लगाते चलो। कैलकुलेट करो पहले तो कि कितना आ रहा है 6% जीएसटी लगाने पर, और फिर उसी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैलकुलेट करके जो 6% आएगा वो आएगा 4,446, 4,446, और दूसरा जीएसटी भी सेम आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब तो तुम्हें अकाउंटेंसी के अंदर ये परसेंटेज वाले निकालने आने चाहिए कि 5% कैसे निकलता है, 10% कैसे निकलता है, 6% कैसे निकलता है, क्योंकि हमने इतने सारे चैप्टर जो कर लिए है ना, तो तुम्हें परसेंटेज आ गई होगी निकालनी, है ना। अब दोनों जीएसटी जोड़ने के बाद जो टोटल आता है, देखो बोर्ड पे, ये क्या है तुम्हारा सीजीएसटी, इसको सीजीएसटी में लिखो। ये क्या है तुम्हारा एसजीएसटी, इसको एसजीएसटी में लिखो। और अब जो आएगा वो टोटल, उसको टोटल में लिखना, ठीक है। हाँ टोटल करो भाई, इसको फटाफट से टोटल करके देखो। देखो टोटल आएगा 82,992। मैं तो फटाफट से देखकर लिख देता हूं भाई, सॉल्यूशन से मेरे सामने प्रॉपर सॉल्यूशन खुला हुआ होता है, मैं देखकर लिख देता हूं। लेकिन इस बात को मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम प्रॉपर कैलकुलेशन को, हर एक क्वेश्चन को घर पर जाकर तरीके से करोगे और कुछ कैलकुलेशन फटाफट अभी के अभी की करके देखोगे। उससे क्या होगा, तुम्हें भी ठीक लगेगा, बजाय इसके कि मेरे सॉल्यूशन को बस उतारते जा रहे हो, ठीक है। तो देखो ये जो टोटल आता है ना, टोटल के नीचे क्या लगानी होती है, डबल लाइन है, हमेशा डबल लाइन है, वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। हाँ ये जो डबल लाइनों का टोटल आता है, इसको टोटल के कॉलम में पहुंचा देना इधर, इस अमाउंट को 82,992 को इधर टोटल के कॉलम में पहुंचा दो, ठीक है। देखो अब एक लास्ट एंट्री बची है। तुम सोच रहे होंगे मैंने आईजीएसटी बना रखा है, अभी तक आईजीएसटी में तो कुछ आया नहीं। अब जरा तीसरी एंट्री को गौर से देखो, तीसरी एंट्री के अंदर आईजीएसटी है, हमारी तीसरी एंट्री के अंदर आईजीएसटी है, तो हमें आईजीएसटी अब यूज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो मैं फिर से इसको रफ कर रहा हूं, क्या करे, क्वेश्चन इतना बड़ा है, एक एंट्री में ही पूरा भर जाता है। ये शुक्र करो कि एक एंट्री तो हो जाती है कम से कम, अगर एक एंट्री भी नहीं होती तो क्या कर लेते तुम।
तो देखो लास्ट एंट्री बची हुई है, ये भी 3 मई की ही है। लास्ट एंट्री जो है वो 3 मई की कह रहा हूं, 4 मई की है ना। अगले ही दिन इसने खरीद लिया और माल। देखो, परचेज फ्रॉम मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़, अंडरलाइन कर लो हापुड़ पर, हापुड़। दिल्ली के बाहर से जब भी कुछ खरीदते हैं, तुम जिस स्टेट में रह रहे हो, ध्यान से सुनो, तुम जिस स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट के बाहर से कुछ खरीदते हो। दिल्ली में रह रहे हो, खरीद रहे हो जयपुर से। दिल्ली में रह रहे हो, खरीद रहे हो आगरे से। दिल्ली में रह रहे हो, खरीद रहे हो मुंबई से, तो वो लगता है आईजीएसटी। तो लगता है आईजीएसटी। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन दे देता है आईजीएसटी और ये भी लिख कर देता है कि दिल्ली से ही खरीदा है, नहीं लगेगा। उसके देने से कुछ नहीं होता कि उसने दिया है तो तुम लगाओगे ही लगाओगे। ये भी पढ़ ले करो कि कहां से खरीदा है। इसने ये माल खरीदा है हापुड़ से और ये रहता होगा दिल्ली में। देखो ऊपर कुछ एड्रेस वगैरह बताया हुआ इसका, देखो दिल्ली बता रखा है ना, दिल्ली का रहने वाला है। ऊपर हेडिंग डाला हुआ था क्वेश्चन के अंदर, सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली। ये दिल्ली का रहने वाला और खरीदा इसने हापुड़ से, तो आईजीएसटी लगेगा। अभी तक जो ऊपर की 2 ट्रांजैक्शन थी, दोनों ट्रांजैक्शन पढ़ो। दोनों ट्रांजैक्शन में दिल्ली से ही खरीदा था, दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर दिल्ली से ही खरीदा था, तो दिल्ली से खरीदने पर आईजीएसटी नहीं लगा। और अब इसने हापुड़ से खरीदा है तो अब आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी सुन लो कब लगता है, तुम जिस स्टेट में रह रहे हो उसको छोड़कर कहीं से भी खरीदो, स्टेट को छोड़कर, स्टेट के बाहर से खरीदते हो तो तुम्हारा आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले इसका नाम आएगा हमेशा की तरह। नाम बहुत ही बढ़िया है इस बार, तो इस बार आया ढंग का नाम कुछ, मैसर्स गुप्ता। तो देखो मैंने लिखा है बस मैसर्स गुप्ता, तुम्हें पूरा लिखना है, मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़। मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़। ये जो ब्रोस लिखा हुआ है ना, BROS, इसको पढ़ते हैं ब्रदर्स। BROS को पढ़ते हैं ब्रदर्स, गुप्ता ब्रदर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या खरीद लिया भाई। देखो 25 बैग खरीद लिए 480 रुपए वाले। 25 बैग कौन से खरीद लिए? 480 रुपए वाले। तो देखो 25 बैग एट द रेट ऑफ 480, है ना। डिटेल लिख देना, बताओ भाई कितना बन गया। मैं तो भाई सॉल्यूशन से देख कर रहा हूं, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, है ना। चलो मैं तुम्हें टाइम देता हूं, फटाफट से कैलकुलेट करो। 25 की 480 से मल्टीप्लाई करो। मैं 3 या 4 सेकंड के बाद अपने आप ही लिख दूंगा, जब तक तुम्हारा हो जाना चाहिए, है ना। 25 बैग खरीदे 480 रुपए वाले, जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो कि कितने रुपए का माल खरीद लिया, कितने रुपए का माल खरीद लिया। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी अब तक कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, मैं लिखने वाला हूं। तो देखो 25 बैग 480 रुपए के हिसाब से बनेंगे 12,000। और देखो आगे 40 बैग खरीदे, 40 बैग खरीदे 25 रुपए वाले। अब इसका बताओ भाई, इसका तो हर कोई बता देगा, 1,000 रुपए, है ना। हाँ 1,000 रुपए। देखते हैं टोटल कितने का खरीद लिया। 13,000 रुपए का माल इसने खरीद लिया। देखते हैं क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या। बिल्कुल 5% ट्रेड डिस्काउंट है। लिखो फिर क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं तुम्हें करके नहीं दिखाऊंगा कैसे निकलेगा 5%, अब तुम खुद निकालो। 13,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालो। 13,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालो, ये आएगा तुम्हारा 650 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया? 650 रुपए। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आती है तुम्हारी, वो होती है तुम्हारी कॉस्ट, और ये आई है तुम्हारी 12,350 रुपए। तो ये मानी जाएगी तुम्हारी कॉस्ट। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलता है वो होती है कॉस्ट। ये बात तुम्हें अब तक याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 बार कर दी, हर एक एंट्री में रिपीट करी है मैंने, ये बात जानबूझकर करी है मैंने, इस बात को जानबूझकर तुम्हारे लिए रिपीट करा है। ठीक है, तो कॉस्ट को फटाफट से उठा करके कॉस्ट के कॉलम में लिख दो, बराबर में लिख दो, ये रहा कॉस्ट, है ना।
अब तुम्हें मालूम है टैक्स लगाने पड़ेंगे भाई, सारे टैक्स तो है नहीं इसमें, सिर्फ एक ही टैक्स है फिलहाल। इस क्वेश्चन के अंदर देखो एंड में क्या लिखा हुआ है, एंट्री में आईजीएसटी लिखा हुआ है 12%, कर दो ऐड 12% आईजीएसटी। हाँ निकालो भाई 12,350 रुपए का 12%, कैलकुलेट करो, मैं तुम्हें टाइम दे देता हूं, है ना, मैं कुछ देर के अंदर वीडियो में लिख दूंगा। अगर तुम्हारा जब तक कैलकुलेट ना होए तो तुम एकदम से वीडियो पोस्ट कर लेना अगर तुम्हें थोड़ा सा और समय चाहिए, लेकिन एक बार कैलकुलेशन जरूर करो खुद से, ठीक है। मेरी नजर रहती है तुम लोगों पर हमेशा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो तुम बच नहीं सकते और मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूं फिर जिस दिन मुझे मौका मिलता है तो इसलिए मैं जो बोलता हूं, जैसा इंस्ट्रक्शन देता हूं, सब कुछ वैसे ही करना है तुम्हें। इतना सा भी काम अपनी मर्जी से नहीं करना है, इतना सा भी काम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब तक कैलकुलेशन हो गई होगी, और अगर नहीं हुई और समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो, कैलकुलेट कर लो आराम से, लेकिन अब मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। तो 12,350 का जो 12% है भाई, मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से वो आएगा 1,482, 1,482 रुपीज का टैक्स लगाया गया, ठीक है। कर दो भाई ऐड। हाँ ऐड करने के बाद जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें 13,832 रुपए। देखो ये आईजीएसटी था ना, इसको आईजीएसटी के कॉलम में लिखो, ये आईजीएसटी। बताओ ये टोटल था ना, इसको टोटल के कॉलम में लिखो 13,832। समझ रहे हो ना कैसे करते हैं। और एंड में हर एक ट्रांजैक्शन के बाद 2 लाइनें जरूर खींचे करो, टीचर चेक करेगा कि किसी ट्रांजैक्शन के अंदर इसने 2 लाइनें छोड़ तो नहीं दी। अगर तुमने 2 लाइनें छोड़ दी तो तुम्हारा 1 नंबर छूट गया, है ना। तो देखो तीनों ट्रांजैक्शन हमने कर ली, मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब एंड में देखो करना क्या है, डिटेल का कुछ नहीं करना होता मैं एंड में। देखो तुम्हें एंड में कॉस्ट का टोटल करना है, एंड में बिल्कुल 3 कॉस्ट आई है ना, 1 मई की कॉस्ट, 3 मई की कॉस्ट और 4 मई की कॉस्ट। कॉस्ट का टोटल करना है, सीजीएसटी का टोटल करना है, आईजीएसटी का टोटल करना है और टोटल का टोटल करना है ना। सारे टोटल एंड में करके छोड़ देना और बुक को कर देना बंद, एक बड़ी लाइन लगा देना। देखो टोटल करने के बाद एक बड़ी लाइन जरूर लगा देना। उससे क्या होता है, उससे टीचर को ये रहेगा कि हाँ भाई इसने बुक को क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया, मतलब बुक बंद हो गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। एंड में कॉस्ट का टोटल कर लो, ठीक है, आईजीएसटी का टोटल कर लो, सीजीएसटी का टोटल कर लो, और सारे टोटल करने के बाद जो जो क्वेश्चन ने आंसर दे रखे हैं ना नीचे बुक के अंदर, उनके आंसर उससे मैच कर लो। जैसे देखो परचेज का टोटल दे रखा है, परचेज बुक का टोटल दे रखा है, और सीजीएसटी का टोटल दे रखा है, एसजीएसटी का टोटल दे रखा है, आईजीएसटी का टोटल दे रखा है। तो तुम ये सारे के सारे टोटल अपने से मैच कर लो।